हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और उस टॉपिक पर मैं आपको 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं। और मैंने उसमें आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें लमसम पेमेंट हम लोगों ने करनी है। और उस लमसम पेमेंट के सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सिंकिंग फंड का निर्माण करना सिखाया था। उसी चीज को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो मेन टॉपिक है, इट्स नेम इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और इसमें जो मैंने सिंकिंग फंड बताया था उसके लिए भी मैंने ये बताया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट जो जाएगी उसके लिए यू आर गिवन एन एनुटी टेबल, जिसमें आपको टोटल अमाउंट जो चाहिए उसकी वैल्यूएशन को मल्टीप्लाई करना है उस टेबल में दिए गए फिगर से। जितनी राशि हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन चाहिए, और वहां पर भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जस्ट सपोज कि डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 लाख है और उसके ऊपर प्रीमियम भी देना है 5%, दैट इज 50,000। तो हम लोग जो एनुटी टेबल की वैल्यू आएगी, जैसे आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 32, 30, 248 32 पैसे अगर हर साल जमा करवाए जाते हैं तो 3 साल के बाद 4% ब्याज की दर से वो 1 रुपया बन जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 10,50,000 रुपीज। तो इससे जो फिगर आएगा हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो रुपए जमा करवाने हैं। किस चीज में? अंदर सिंकिंग फंड में। ये बात मैंने आपको बताई थी मेरे लास्ट लेक्चर में, और एक सम भी हमने किया था। अभी मैं आपको आज भी इसमें सम ही करवाने वाला हूं, और हमारे पास जो पहला मेथड चल रहा है वो अभी भी आज भी वही रहेगा, और उसका नाम होगा लंप सम मेथड। आपने इकट्ठी पेमेंट करनी है। पहले लेक्चर में मैंने डीआरआर का निर्माण करवाया था, जिसमें 25% डालना था फेस वैल्यू का। दूसरे लेक्चर में मैंने सिंकिंग फंड का निर्माण करवाया था, जिसमें ये एनुअल इंस्टॉलमेंट जाएगी। अभी मैं आपको एक जो छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूं वो ये कि अगर आपको एनुटी टेबल ही ना दे रखी हो और उसके बाद आपको ये टेबल की वैल्यू निकालनी है ताकि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी उसका पता लगा सके, तब हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैं केवल आपको वो एक इंस्टॉलमेंट निकालनी कैसे उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी के पास 34481 6% डिबेंचर है एट द रेट ऑफ 100, यानी 34,48,100 रुपए। कंपनी को इतने रुपयों की जरूरत है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया? सिंकिंग फंड का क्रिएशन किया और 31 मार्च को इसमें पैसे डालने हैं। लेकिन इसमें बताया क्या गया कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने डालनी है, जो भी 31 मार्च 2004 को डालनी है सिंकिंग फंड में, उस इंस्टॉलमेंट की राशि नहीं दी हुई, पर यह जरूर कहा गया कि ये 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कमा कर देगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको कमा कर देगा। तो अब हमें इतने रुपयों के लिए ऐसा कोई फिगर हमारे पास होना चाहिए, 32 पैसे 35 पैसे, ताकि हम इसको उससे मल्टीप्लाई कर सके और हमें एनुअल वैल्यू मिल सके। परंतु इसमें हमें टेबल नहीं देगी। तो वो टेबल किस प्रकार निकलेगी? क्योंकि ये हमें जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने की बात कह रहा है, तो हम इसमें इस एनुटी की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? जस्ट लुक एट दिस नाउ। एग्जाम्पलरी एक इमेजिनरी फिगर्स के साथ हम डील करेंगे। लेट्स एज्यूम इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1 रुपीज। अब साल के अंत में इन्वेस्टमेंट की जाती है, हमने पढ़ा है हमारे लास्ट लेक्चर में कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब हम चल रहे हैं सेकंड ईयर में। ये आपका फर्स्ट ईयर था। सेकंड ईयर में क्या होगा? बैलेंस एट द एंड कितने रुपए आपके पास? 1 रुपए का बैलेंस है। 1 साल क्योंकि हो चुका है
इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट, आपको ब्याज मिलेगा कितने परसेंट है? 5%। ये 5% है। 1 रुपए का 5% होता है 5 पीसोस, यानी कि 5 पैसे। तो आप इसको 1 रुपए को इस प्रकार लिख सकते हैं 1.00। क्योंकि अभी सेकंड ईयर चल रहा है तो इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड या सेकंड इंस्टॉलमेंट हम जमा करवाएंगे ना। ये आपको बताया होगा मैंने, सरप्लस टू सिंकिंग फंड 1 रुपया। तो अब हम चल रहे हैं थर्ड ईयर में, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 2 रुपए 5 पैसे। अब क्योंकि 2 साल खत्म हो गए हैं तो हम जो तीसरे साल के एंड पे आ गए तो हमने जो जमा करवा रखे हैं 2 साल में उसका ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। कितना है फ्रेंड्स? 5%। 2 रुपए 5 पैसे का 5% होगा 10 पैसे, 0.1025। ये कैलकुलेशन करने पे आएगा। फिर हम इसमें थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे, अगेन 1 रुपीज। ये लीजिए फ्रेंड्स, 3 साल कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ ईयर, अगेन बैलेंस एट द एंड। 4 साल के बाद हमारे पास बैलेंस कितना है? 3 रुपए 1525, ये आ गया। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट जितना हमने जमा कराया हुआ है 5% मिलेगा 3 रुपए के ऊपर, ये बनेगा 1576, यानी कि 0.157625 ये रुपए बन गए आपके। और एट द एंड आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी जमा करवाएंगे, दैट इज वर्थ रुपीज 1 रुपीज। और इस प्रकार ये जो टोटल आपका बना है फ्रेंड्स, ये बना 4.31025 रुपीज। ये 4 साल के बाद आपकी एनुटी की वैल्यू बन गई। जैसे इसमें 32 पैसे वैल्यू थी, इसमें कितने रुपए वैल्यू बनी? 4 रुपए। परंतु यहां पर थोड़ी सी स्टेटमेंट में डिफरेंस है, समझिएगा। 32 पैसे जमा कराओगे 3 साल तक तो 4% की दर से वो 1 रुपया बनेगा। यहां पर हम जमा शुरू में कितने करवा रहे हैं? 1 रुपया जमा करवा रहे हैं। तो 1 रुपया अगर 4 साल तक जमा करवाया जाए 5% की दर से तो वो 4 रुपए बन जाएंगे। यानी ये लास्ट अमाउंट है जो हमें चाहिए। हमारा बेसिक अमाउंट तो ये वाला था, जैसे इसमें बेसिक अमाउंट ये था, पर ये वाला अमाउंट इससे टैली नहीं कर सकते। हम निकालेंगे कि इसके लिए हमें बेसिकली अमाउंट कितना चाहिए था। ओके, वी नो 1 रुपया चाहिए था। हमने इस सवाल में कैसे किया था फ्रेंड्स? हमने 32 पैसे को इससे मल्टीप्लाई किया, परंतु इस स्थिति में हमें कुल कितने रुपए की जरूरत है? 34,48,100। और व्हाट वी डू? 34,48,100 रुपए की हमें आवश्यकता है। एनुटी वैल्यू आई है 4.31025। हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगा 8 लाख रुपए। इसमें हमें इसे डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 लाख को 4 से गुना करने का मतलब हो जाएगा 1,36,00,000 रुपए। तो हमें तो 34 लाख टोटली चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं 8 लाख रुपए हर साल जमा कराऊं तो 4 साल में 32 लाख हो जाएंगे। और ब्याज वगैरह जोड़कर 5% की दर से हमारे को कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 34,48,100 रुपए। यानी एवरी ईयर वी नीड टू इन्वेस्ट ओनली 8 लाख रुपीज। तो ये था फ्रेंड्स कि अगर आपको एनुटी टेबल ना दे रही हो तो हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनुटी। और बाकी स्टेटमेंट वही है कि आप हर साल किस्त जमा कराएंगे, किस्त को इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे साल के एंड में आपको ब्याज मिलेगा, फिर दूसरी किस्त जमा कराओगे, ब्याज और किस्त को फिर से इन्वेस्ट करोगे, और ये चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ रिडम्पशन। एंड जब तक होगा एंड ईयर में, लास्ट में हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, फायदा या नुकसान होगा, उसके ऊपर मैंने सम आपको करवाया हुआ है। तो सेम रहेगा। तो वो सम रिपीट इसमें नहीं किया जाएगा। मैं इसके अलावा और बहुत सी चीजें भी आपको बताऊंगा जो उसी से रिलेटेड है आपके पास फ्रेंड्स। आई होप आपको ये एनुटी टेबल निकालना आया होगा। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, हम इसी प्रकार ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा? इंश्योरेंस के बारे में हम जानते ही हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे थे, अब उसकी जगह हम डिवेंचर रिडम्पशन फंड जो हम करते थे, फंड इन्वेस्टमेंट जो वर्ड हम यूज करते थे इन्वेस्ट करने के लिए, अब उसके स्थान पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पॉलिसी। कि हमें जितने रुपयों की भी, जैसे अभी एनुटी टेबल में वैल्यू आई ना
8 लाख रुपए। तो ऐसे एक वैल्यू होगी हमारे पास, हमको दे रखा होगा, एनुअलिटी टेबल के जरिए हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। उतने रुपयों से हम बीमा, एक इंश्योरेंस खरीद लेंगे। लास्ट में अगर हमें 5 लाख की जरूरत हो तो हम 5 लाख का बीमा खरीद लेंगे, और उसके लिए जो किस्त बनेगी अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी व्हाटएवर, हम उस किस्त को जमा करवाते रहेंगे और साल के अंत में हमें वो ब्याज समेत मिल जाएगा। तो इसमें ना ब्याज की एंट्रियां नहीं की जाएंगी, एंट्रीज ब्याज की नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि इसमें ब्याज की दर नहीं होती। इसमें तो जो आपने डिपॉजिट करवाया है अमाउंट और जो मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा, जो उनका डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट माना जाएगा। मान लीजिए 4,50,000 रुपए आपने जमा कराए, लास्ट में 5 लाख आपको मिल गए, तो ब्याज आपका कितना बन जाएगा? 50,000। तो मींस ऐसा भी एक मेथड हो सकता है जिसमें आप रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट की बजाय जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी पॉलिसी। इसमें एक खास बात जो याद रखनी है फ्रेंड्स, जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो आप लोग एंट्री करते थे, सबसे पहले एंट्री करते थे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। जैसे मान लो 8 लाख रुपए आपने डाले, कौन सी डेट को डाले? 31 मार्च 12 को मान लीजिए। इसी डेट को आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके इसमें डाल देते थे बैंक में। कितने रुपए? 8 लाख। ये होता था नॉर्मल सवाल। लेकिन अगर इंश्योरेंस वाला सवाल आ जाएगा तो एक तो ये इन्वेस्टमेंट की जगह क्या वर्ड यूज होगा? सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट, पहली चीज। एंड टू बैंक 8 लाख, यानी इस एंट्री की जगह है ये वाली एंट्री। परंतु यहां पर ये जो साल के अंत में हम कर रहे थे इन्वेस्ट, ये साल के स्टार्टिंग में किया जाएगा 1 अप्रैल 11 को। इंश्योरेंस की किस्त आपने साल के बिगिनिंग में देनी है, और जबकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते थे तो वो साल के एंड में करते थे। तो ये केवल एक जानकारी वाला टॉपिक है। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड चीजें आ जाए तो, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपर सम बताया था कि उस सम को हम किस प्रकार करेंगे, तो वो मैं सारा एक रिविजनरी तौर पर ही आपको बता रहा हूं कि पिछले सम में अगर हम लोगों ने पढ़ा एनुअलिटी टेबल नहीं है तो जो मैंने सम कराया था हमें मतलब एनुअलिटी टेबल से था। इसमें मैं आपको बता रहा हूं इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसके अंदर पॉइंट इज वर्ड की अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ जाए तो उसकी एंट्री में एक तो इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आएगा, पॉलिसी वर्ड आएगा। दूसरा वो साल के अंत में नहीं करेंगे, साल के शुरू में। तो पहली किस्त 1 अप्रैल 12 को जाएगी 11 को, और दूसरी किस्त जाएगी 1 अप्रैल 12 को, जबकि हम इन्वेस्टमेंट कब करते थे? 31 मार्च 12 को। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें ब्याज की आपने कोई भी एंट्री नहीं कर। तो ये था आपके लिए अनदर टॉपिक फॉर इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड्स। अब मैं आपके पास आता हूं प्रैक्टिकल पोर्शंस को लेकर दोबारा से। जब मैंने आपको सम कराए थे तो मैं वैसे ही कुछ सम आपको दोबारा करवा रहा हूं, और इन सम्स के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीजें पड़ी हैं, उसको हम किस प्रकार से डील करेंगे। जैसे एक सम देखिएगा कि 1 अक्टूबर 2009 को कंपनी के पास डिवेंचर्स पड़े हैं 2 लाख रुपए के। इसके अलावा सिंकिंग फंड में 1.5 लाख रुपए पड़ा है, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो पड़ी है फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू होगी फ्रेंड 1,70,000, क्योंकि मैंने बताया था सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको अमूमन सेम ही मिलेगी। सेम कब नहीं मिलेगी? जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मान लीजिए आप कोई अमाउंट जो जमा करा रहे हैं वो फिगर है 27,289 रुपए, लेकिन आपने 100 का मल्टीपल जमा कराना है, तो सरप्लस से तो इसमें एंट्री चली गई 27,289 की। लेकिन जब आप सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, वो बोले 100 का मल्टीपल, तो आप जमा कितने कराएंगे? 27,300। तो ऐसी स्थिति में चेंज आ सकता है सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज। एनी हाउ, ये आपके पास 3 चीजें पड़ी हैं भाई। आगे आपको कहता है ब्याज आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो ये तो 1 अक्टूबर का फिगर है, इसका मतलब 30 नंबर वाला ब्याज तो मिल लिया, 31 मार्च का ब्याज रहता है आपका। एनुअल कंट्रीब्यूशन यानी कि जो सरप्लस से आपने रुपए डालने हैं वो है 25,000 रुपए। हर साल आपने 25,000 रुपए आपने सिंकिंग फंड में डालने हैं, और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 8%, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर की है। इसके बाद ये कहता है कि डिबेंचर्स का भुगतान करना है 31 मार्च 2010 को। ये लीजिए फ्रेंड्स, केवल 6 महीने का एक खाता बनाना है आप लोगों ने। और इसके अलावा एक नई चीज बताई कि सिंकिंग फंड, अच्छा ये चीज फिर आगे की, जो इन्वेस्टमेंट है इसको सेल करना है 95% में,
ये मैं सारी स्टेटमेंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। और बैंक बैलेंस पड़ा है आपके पास 72,000 रुपए। किस चीज में है ये? बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स ये जो बैलेंस पड़ा है ये पड़ा है 31 मार्च 2010 को। कहते हैं जी सवाल करो। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें जनरल एंट्री भी करवाता हूं और वो अकाउंट भी बनवाता हूं जो मैंने आपको बनवाए थे। जैसे मैंने आपके लिए पहले बनवाया 12% डिवेंचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। फिर हम बनाएंगे सिंकिंग फंड का अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर हम बनाएंगे सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। फ्रेंड्स 1 दिसंबर का बैलेंस है, इसका मतलब 30 सितंबर तक की तो एंट्री होली। अब हम चलते हैं सीधा 31 मार्च 2010 को जनरल एंट्रीज के साथ। पहले यहां पे आ जाओ, हमारे पास ये बैलेंस पड़ा है 1 अक्टूबर 9 नहीं, हमारे पास स्टार्टिंग में 1 अक्टूबर 9 ही दे रखा है। तो हमारे पास आज की डेट का बैलेंस कितना पड़ा? डिवेंचर्स का 2 लाख। लो जी फ्रेंड्स, सिंकिंग फंड की बात करें, सिंकिंग फंड एक का जो बैलेंस पड़ा है 1/10/9 को बाय बैलेंस बीडी कितना पड़ा है फ्रेंड्स? 1.5 लाख। ये भी डन। 1 अक्टूबर 9 को सिंकिंग फंड का बैलेंस कितना पड़ा है इन्वेस्टमेंट का? वो भी 1.5 लाख। हाँ इसकी फेस वैल्यू कितनी है लेकिन? 1,70,000। जब भी ब्याज मिलेगा फेस वैल्यू पे मिलेगा। एक खाता और बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट। लो थोड़ा सा ऊपर, इसको ऊपर लेते हैं इसको, बैंक अकाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बैंक में जो हमारे पास यहां बैलेंस आएगा कौन सी तारीख को आएगा? 31 मार्च 2010 टू बैलेंस बीडी हाउ मच? 72,000। लीजिए फ्रेंड्स ये आपके पास सारे फिगर्स पड़े। 31 मार्च 2010 को सबसे पहले क्या होगा? हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन, हमें जो ब्याज मिलेगा किस चीज पे मिलेगा? हमारी इन्वेस्टमेंट पे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? ब्याज, पैसा। बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितना ब्याज फ्रेंड्स? ये ब्याज था 8%। 1,70,000 का 8% होता है 13,600 रुपए, और 6 महीने का 6800 रुपए ब्याज मिलेगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, इस ब्याज का क्या करना होता है? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना होता है। ये लीजिए फ्रेंड्स 6800 रुपए ब्याज ट्रांसफर हो गया। इसके बाद हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट डालनी होती है। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा सम कराया था, सेम सम आ रहा है। उसमें 3-3 साल का जिक्र था, इसमें 6 महीने का जिक्र है। तो जब आप एनुअल इंस्टॉलमेंट डालते हैं तो एंट्री क्या होती है? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू सिंकिंग फंड। कितने रुपए फ्रेंड्स? 25,000। ये लीजिए भाई 25,000 रुपये डाल दिए। आपने अब क्या करना है? आपने 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट बेच देनी है। बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? पैसे। किस चीज के आएंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के। 1,70 की चीज 95% में, यानी 5% का नुकसान, 8500 का नुकसान हो गया। 1,61,500 रुपए में बेच दिया। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 1.5 लाख की। बेच कितने में दी? 1,61,500 में। 11,500 रुपए का लाभ हो गया। लाभ की क्या एंट्री करते होते हैं फ्रेंड्स? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, किसमें डाल देंगे? सिंकिंग फंड में। कितने रुपए डाल देंगे? 11,500 रुपए। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? डिवेंचर्स को रिडीम करना है। एंट्री क्या होगी? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिवेंचर होल्डर 2 लाख। अंतिम एंट्री उसमें हम चल रहे हैं फ्रेंड्स, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ये लीजिए फ्रेंड्स 2 लाख का भुगतान हो गया। और सबसे अंतिम एंट्री में क्या होगा? हमने जो ये सिंकिंग फंड का अमाउंट खोल रखा है इसको बंद करके जनरल रिजर्व में भी डालना है और कैपिटल रिजर्व में भी डालना है। कैपिटल रिजर्व में क्यों डालना है? क्योंकि ये जो फायदा होता है ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये कितना जाएगा? अकाउंट बना लीजिए। कैसे बनेंगे? लेट्स चेक इट आउट। स्टार्टिंग से आ जाओ।
बैंक में पैसा आया 6800 रुपए ब्याज का, ये लो फ्रेंड्स, पहले तो इंटरेस्ट लिख दो यहाँ 6800 रुपए, क्योंकि ये 72,000 रुपए का जो लाभ दे रखा था ना बैंक में 72,000 रुपए बिफोर इंटरेस्ट था, तो लो जी इंटरेस्ट उसमें चला गया। इस इंटरेस्ट को क्या किया, सिंकिंग फंड में डाल दिया। यहां जाइए 31 मार्च 10 को बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड 6800 रुपए डाल दिया, ये एंट्री भी हो गई। फिर हमने एक किस्त डाली 31 मार्च को बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L 25,000 रुपए, डन, ये एंट्री भी डन। फिर हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया 31 मार्च 10 को बाय बैंक, हाउ मच, 1,61,500, और ये पैसे बैंक अकाउंट में चले गए टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1,61,500। 11,500 का लाभ हुआ, ये 31 मार्च 2010 को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में से 11,500 रुपए का लाभ सिंकिंग फंड में चला गया, ये 1,500, ये 1,61,500, ये लीजिए फ्रेंड्स, ये वाली एंट्रीज खत्म। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो ब्याज ट्रांसफर किया था इसमें ले लिया, हम लोगों ने जो 25,000 की किस्त ट्रांसफर की थी वो इसमें डिवेंचर में लिखा गया, सॉरी डिवेंचर में लिखी गई ये दोनों चीजें, ये और ये, दोबारा से प्लीज, ब्याज सिंकिंग फंड में डाल दिया 6800 रुपए, सिंकिंग फंड से सरप्लस में डाल दिया 25,000 रुपए, दिस इज इट। तो अभी ये जो फायदा हुआ है 11,500 का, ये भी सिंकिंग फंड में चला गया बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए फ्रेंड्स, 11,500 रुपए। अब ये 11,500 उठकर चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये फायदा हमारा कैपिटल गेन है, इसको हम कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। और बाकी जितने का भी बैलेंस बचेगा फ्रेंड्स, इसका आप टोटल जोड़ कर लीजिए, जोड़ करने के बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,93,300 रुपए। 11,500 इसमें चलेगी, क्योंकि हम सारे के सारे डिवेंचर रिडीम कर चुके हैं, तो बचा हुआ सारा रुपया सिंकिंग फंड का जनरल रिजर्व में चला जाएगा 1,81,800 रुपए, 1,93,300, डन, ये अमाउंट डन, ये अकाउंट डन। यहां पे आ जाइए, ये डिवेंचर 2 लाख के पड़े थे, 31 मार्च 2010 को इसका क्या किया, टू डिवेंचर होल्डर, ये लीजिए 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये खाता क्लोज। बैंक का क्लोज करें, ये देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है 31 मार्च 2010 को बाय डिवेंचर होल्डर, हाउ मच फ्रेंड्स, 2 लाख, बाकी हमारा क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, क्वेश्चन इज ओवर। दिस इज हाउ वी डू अ पर्टिकुलर सम, जब हम लोगों को सारी स्टेटमेंट भी दे रखी हो और किस प्रकार से अकाउंट्स बनाने ये भी हमें बताया। फ्रेंड्स मैं भी आपको एक सवाल और कराता हूं, सेम, इसको थोड़ा साफ ही कर देता ताकि बोर्ड अच्छे से साफ हो जाए। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, वेरी इजी, और आप इसको देखिएगा, जनरल एंट्री से बनाना आसान हो जाता है। और अभी मैं जो आपको एक सवाल करा रहा हूं, ये अंतिम सवाल होगा इस लमसम पेमेंट के टॉपिक का, और इसमें भी आपके कुछ पिछले डाउट्स रह जाएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं स्टेटमेंट इसमें देख के आपको बताता हूं कि 1 अप्रैल 18 को आपके पास 12% डिवेंचर्स पड़े हैं वर्थ ₹5 लाख, सिंकिंग फंड पड़ा है 3,20,000 रुपए का। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में देखिएगा फ्रेंड्स, 3 चीजें पड़ी हैं। नंबर 1 शेयर्स इन मॉडर्न लिमिटेड, नंबर 2 शेयर्स इन बॉम्बे फोटो लिमिटेड, एंड नंबर 3 शेयर्स इन रोज टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये पड़े हैं फेस वैल्यू के, एंड दिस इज वर्थ ₹1,60,000 67,000 सॉरी, दिस इज 60,000, दिस इज 1 लाख। और इसका जो कॉस्ट प्राइस था फ्रेंड्स वो था 1.5 लाख 44,000, 1,15,000, और टोटल कॉस्ट वैल्यू 3,09,000। तो इस प्रकार देख सकते हैं 320 की चीज में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है जिसकी कॉस्ट इतनी है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई इस बार। तो इस प्रकार से आ भी सकती है, जब अलग अलग शेयर्स हम खरीदते हैं, किसी का कॉस्ट प्राइस कुछ होता है, किसी का कॉस्ट प्राइस कुछ होता है, तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस भी आ गया। अमूमन जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो डिफरेंस नहीं आएगा, जिसके ऊपर मैंने बार बार जोर दिया है, और इसीलिए सवाल को चूज किया गया क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आया है। डिफरेंस आ सकता है क्योंकि आप देखिए फेस वैल्यू ज्यादा है, कंपनी ने कुछ डिस्काउंट घोषित किया होगा और हमें वो इतने में मिल गया।
अब क्या हुआ, कंपनी ने इसी डेट को इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कैसे किया? नंबर 1, जो मॉडर्न लिमिटेड के शेयर थे वो 167 के थे, वो 167 में ही बेच दिए, सेल एट पार। नंबर 2, जो बॉम्बे लिमिटेड के थे फ्रेंड्स 60,000 के थे ना, उसमें से 30,000 रुपए की फेस वैल्यू के बेच दिए 80% में। और नंबर 3, आपके पास जो रोज टेक्सटाइल्स के थे ना फ्रेंड्स, वो थे 1 लाख के, उसमें से 20,000 रुपए के बेच दिए 95% में, और 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स रिडीम कर दिए एट द रेट ऑफ 5%। सिर्फ 2 लाख के डिवेंचर रिडीम किए, जबकि हमारे पास कितने के? 5 लाख के। तो फ्रेंड्स अगर आप सवाल देखें तो सबसे पहले हम कब चलेंगे? 1 अप्रैल 18 को। 1 अप्रैल 18 को सबसे पहले क्या होगा? हमें फिर से ब्याज मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ब्याज तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि 1 तारीख की है, तो हम सारे का सारा इन्वेस्टमेंट क्या करें? क्योंकि 1 तारीख को ही आपने डिवेंचर रिडीम कर दिए, ब्याज की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग अपनी इस इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बेच दो भाई। बेचे कैसे? 167 के 167 में, यानी 167 आ गए, 30 के 80% 24,000 आ गए, 20 का 95% 19,000 आ गया। इस प्रकार भी कैसे 43 60 2,10,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दी? 2,10,000 रुपए में। अब इस इन्वेस्टमेंट को बेचने में फायदा हुआ या नुकसान, इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 167 की चीज जो बेची है, इसकी कॉस्ट वास्तव में कितनी थी? ये लीजिए फ्रेंड्स 1.5 लाख। डन, ये तो सेल वैल्यू है ना। जो 60 की चीज थी वो 44 की थी, 60 में से कितनी की ली हमने? 30,000 की। तो 60 की चीज 44 की, तो 30 की चीज कितने की होनी चाहिए? 22,000 रुपए की। एग्री? अरे 60 की चीज 44 की है, तो 30 की चीज 22 की होगी ना, तो इसकी कॉस्ट 22 है, जबकि बेची कितने में? 24 में। 1 लाख की चीज 1/15 की है, इसमें से कितना हिस्सा ले रहे हो आप? 20,000, यानी 5वां हिस्सा ले रहे हो, तो 1/15 का 5वां हिस्सा कितना होना चाहिए? 23,000। कैसे? 1 लाख की चीज 20,000 की है, तो 5th पोर्शन हो गया ना, तो 1/15 का भी 5th पोर्शन लेंगे। 1/15 का जो 5th पार्ट होगा वो होगा 23,000, यानी 20,000 की चीज की कॉस्ट प्राइस थी 23,000 और वो बेची कितने में? 19,000। इस प्रकार हम देख सकते हैं 1,95,000। 1,95,000 की चीज कितने में बेची? 210 में। तो फायदा हो गया आपको। एंट्री क्या करेंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। कितने रुपए फ्रेंड्स? 15,000 रुपए। दैट्स इट। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट हो गया, फायदा हो गया, डिवेंचर्स को रिडीम कर दो। अब जो डिवेंचर्स को रिडीम करना है फ्रेंड्स, वो करना है 5% प्रीमियम पर। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने जब इश्यू डिवेंचर का चैप्टर आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवेंचर्स को रिडीम किया जाएगा, तो उस स्थिति में अब अगर हमें पहले से पता चली जाता है, तो अगर उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो उस प्रीमियम का प्रबंध हम स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको इस प्रकार से बैलेंस की फिगर दे रखा होगा, और हमें इसमें तो बताया नहीं गया ना कि प्रीमियम और रिडम्पशन का प्रबंध कर दिया गया है, या आपके पास लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर इतना पड़ा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो वी विल एज्यूम कि अभी तक हमने उस प्रीमियम का प्रबंध नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उस प्रीमियम का प्रबंध करना पड़ेगा, और वो किस में से होगा? हमारे इस सिंकिंग फंड में से। तो एंट्री क्या होगी? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 5% 2 लाख का 10,000 रुपए हम इस 10,000 का प्रबंध अब करेंगे, और उसके बाद हम डिवेंचर्स को रिडीम कर देंगे। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख के, सिर्फ 2 लाख के करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन 10,000 एंड टू डिवेंचर होल्डर्स हाउ मच? 2,10,000। और अंतिम एंट्री में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिवेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 2,10,000। ये फ्रेंड्स हमारी सारी एंट्रीज हो जाएंगी। और सबसे अंतिम एंट्री में हमने क्या करना है? सिंकिंग फंड को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में। अब ये कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे? जितने का आपको फायदा हुआ है 15,000। तो जनरल रिजर्व में कितना जाएगा? जितने के डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हो, ओनली 2 लाख, यानी 2,15,000। ये सारी फ्रेंड्स जनरल एंट्रीज बना दी। और आपने अगर खाता बनाना हो, मैं आपके लिए खाता बनाता हूं, सिंकिंग फंड का बनाओ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बाय बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस पड़ा है इसमें? 3,20,000 रुपए का। ये देख सकते हैं। सिंकिंग फंड में और क्या क्या हुआ है? एक तो ये बैलेंस प्रॉफिट आया है बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए, और तो कुछ भी नहीं हुआ। ना ब्याज का कोई इशू है, ना ही कोई किस्त का इशू है। ये 15,000 रुपए किसमें चले जाएंगे? तो कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे।
15,000 रुपये। तारीख कौन सी है? 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18। इसी तारीख को जनरल रिजर्व में कितने जाएंगे? 2 लाख। तो 335 में से 2,15,000 चले गए, 1,20 और रह गया, ये माना जाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्यों लिखा गया? क्योंकि जब तक हम सारे डिबेंचर रिडीम नहीं कर देते हमारा ये बैलेंस ही रहेगा, हम इसको बंद नहीं कर सकते। एक और बनाए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बना लो। इन्वेस्टमेंट में 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस बीडी कितना, ये वाला लिखेंगे 3,09,000। तो 1 अप्रैल 18 को इसको बेचो, कितना बेचा आपने? 2,10,000। जो फायदा हुआ उसको किसमें डाल दिया? इसमें। सिंकिंग फंड से चला गया ना ये, और बाकी यहां पर क्या बच जाएगा फ्रेंड्स? बाय बैलेंस सीडी। क्वेश्चन विल बी होगा। सो जस्ट आई जस्ट वांट टू टेल कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे पास। मैंने आपको एक कंप्लीट सम भी करवाया, एनुअल टेबल भी समझाई। अगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर्स दे रखे हो तो हमें अकाउंट किस प्रकार बनाने हैं, एंट्रीज किस प्रकार करनी है, तो स्टेटमेंट को समझकर हम कोई भी सम इजीली इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में मैंने लंप सम मेथड आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको देखिए, समझिए। आई होप आपको अच्छा भी लगे, समझ भी आए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिडीम करने के और जो 3 मेथड है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।